मैं आफिया, मैं हमेशा से एक मुर्दा लाश नहीं थी। मेरी भी जिंदगी थी, खुशियों से भरी। लेकिन 2 साल पहले मुझे हैवानियत के साथ मार दिया गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप ही बताइए, क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल सतर्क की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। कई बार मीडिया का दबाव केस सॉल्व करने में अहम भूमिका निभाता है। जब कोई केस अखबार की सुर्खियां बनता है, टीवी पर उसे लेकर डिबेट होती है, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी उस केस से जुड़ती है, जिससे पुलिस और प्रशासन पर उस केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ता है। आफिया का केस भी अखबार और न्यूज चैनल पर काफी उछला। यही नहीं, इलेक्शन के दौरान चुनावी मुद्दा भी बना। पर अफसोस कि इंसाफ के बजाय आफिया की अम्मी नज़मा को सिर्फ खोखले वादे और झूठी उम्मीदें ही मिली। मानो आफिया की केस फाइल नेताओं के लिए वोट बटोरने का एक जरिया बन के रह गई। आइए जानते हैं क्या थी आफिया की कहानी। आफिया बेटा, ये ले, चाय पी ले। तू फिर वही कर रही है? मना किया है ना तुझे? अम्मी, आप तो जानती हैं ना, वहां लड़कियों के साथ सही बर्ताव नहीं होता। उनके साथ छेड़छाड़ होती है, बराबरी का हक नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी ऐसे देखते हैं जैसे मानो कह रहे हो कि लड़की है, उतनी काबिल तो नहीं होगी। अरे आफिया, कॉलेज में तो होता ही है ये सब, और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, हर जगह होता है। औरत और मर्द का ये फर्क खुदा ने बनाया है। नहीं अम्मी, खुदा ने मर्द और औरत बनाए, फर्क हमारी सोसाइटी ने बनाया। नज़मा, 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 दरवाजा खोल। अशफाक, तुम्हें मना किया ना यहाँ आने के लिए? शौहर हूँ तेरा, और ये घर मेरा भी है। आपका नहीं, मेरे अब्बू का। देख, तू तो मेरे मुंह लग मत। क्या चाहिए तुम्हें अशफाक? अरे अपनी बीवी चाहिए। चलो तुम दोनों मेरे साथ। मैंने रजिया को मना लिया है, तुम दोनों अब मेरे साथ मेरे घर पे ही रहोगी। चलो। तुम्हारी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ? क्यों? ताकि मेरे पीछे से तुम मेरे इस घर को बेच सको? देखो अशफाक, मैंने कभी तुम्हें अपना शौहर माना ही नहीं है। अरे तेरे मानने से क्या होता है? निकाह हुआ है हमारा। मैं इस निकाह को भी नहीं मानती। चलना पड़ेगा तेरे को मेरे साथ। चल चल चल। छोड़ो मुझे। हाथ छोड़िए मेरी अम्मी का, वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। तो तू अब मुझे पुलिस की धमकी देगी? अगर तू मेरे सगी भाई की बेटी ना होती ना, तो कब का काट के दबना चुका होता तुझे। तुम लोग चाहे मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया मानती है कि मैं तेरा शौहर हूं और इस आफिया का सौतेला बाप। और 3 बेटियां हैं मेरी, और मैं नहीं चाहता हूं इस आफिया के चाल चलन की वजह से उनके निकाह में दिक्कत आए। संभाल के रख अपनी बेटी को, और इसको कोई हॉस्टल भेजने की जरूरत नहीं है। अम्मी, आप क्यों सहती हैं ये सब? तू नहीं समझेगी आफिया, ये दुनिया एक अकेली औरत के लिए कितनी जालिम है। प्लीज अम्मी, आप ये औरत होने की दुहाई मत दो। ये बोलो कि आप कमजोर हो। किस बात का डर है आपको? हाँ, आखिर आप पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं करती? शरीफ घर की औरतें पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ती बेटा। अरे अम्मी, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे वहाँ हॉस्टल में आपकी फिक्र लगी रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तू बस अपना ख्याल रख, और थोड़ा हंस दे। अब चल, पैकिंग करनी है ना, चल जल्दी। ये ले आफिया, कुछ पैसे रख ले। अम्मी, मैं मैनेज कर लूंगी, एंड आई नो यहाँ पर फैक्ट्री में आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उसके पैसे आने वाले, टेंशन मत लो। बहुत सयानी हो गई है तू, लेकिन मैं भी तेरी अम्मी हूँ, चुपचाप रख ले। और आफिया, ये देखना जरा, ये डॉक्टर है, बहुत पैसे कमाता है। अम्मी, आप तो चाहती थी ना कि मेरा निकाह ना हो अभी। आप चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं। तेरी इस अम्मी ने बहुत गलतियां की हैं, और मैं नहीं चाहती इन गलतियों का असर तेरी जिंदगी पर पड़े। तू बस निकाह कर ले, इससे मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। अम्मी, मैं निकाह करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन किसी के डर से नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। अच्छा अम्मी, आप जाइए। मैं रुकती हूँ ना बस आने तक। अरे अम्मी, आपको काम के लिए देरी हो जाएगी, आप जाइए ना, मैं बस लेकर चली जाऊँ। ठीक, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
आफिया क्या बिना मिले ही जा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जा रही है वो आफिया अपने हॉस्टल। पता है ना क्या करना है। एक चाय देना। हे गाइस, हाय, हमारी झांसी की रानी आ गई। गुड, हाउ आर यू? गुड। यार तूने पोस्टर इतने कमाल के बनाया ना कि उन्हें देख के मजा ही आ गया, सीरियसली। पता है शगुन, पूरी रात लगी मुझे इन पोस्टर्स को बनाने में। अम्मी तक को टाइम नहीं दे पाई। तो तूने अपनी पूरी छुट्टी इस नुक्कड़ नाटक पे वेस्ट कर दी? और नहीं तो क्या। कमाल है तू भी। वो तो मैं हूँ। अच्छा लिसन, अभी मैं चली फ्रेशन अप होने, तुम लोग अपने गॉसिप कंटिन्यू करो। हाँ, तुम्हें जरूरत भी है, जाओ। चल चल। भैया, आज आप सभी की चाय मेरी तरफ से, लेकिन आप लोगों को भी प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग हमारा नुक्कड़ नाटक वहां पर देखेंगे। ओके, लीजिए भैया, पैसे काटिए। हमें चाहिए आजादी, बुरी नजर से आजादी, गंदी सोच से आजादी, रोमियो से आजादी, से आजादी, बुरी नजर से आजादी। बंद करो ये सब। क्या चल रहा है? तो गर्ल्स हॉस्टल ने ऐसे ही मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है और जो तुम लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन नहीं कर रही हो। जय सर, आप यहाँ आपको इस वक्त ड्यूटी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए थी। विनय, ड्यूटी फर्स्ट। काम है तो करना पड़ेगा ना। सर इस तरह इतनी वहशियत, इतना गुस्सा, इस तरह से कौन मार सकता है इसे? नाम क्या इसका? सर, लड़की का नाम आफिया खान है, उम्र 21 साल, JMS कॉलेज की स्टूडेंट है और यहाँ हॉस्टल में रहती थी। ये देखिए सर, ये लेटर भी चिपका हुआ। एक मिनट, चलो मिलते हैं तुमसे हम अगले जन्म। विनय, इसे उठाओ। लड़की को इसी बेड पे मारा होगा और फिर कमरे से घसीट कर बाथरूम तक ले गए होंगे और शायद उसका रेप भी किया होगा। बाथरूम के शीशे पे वो नोट और लड़की के हाथ पे लिखा दिलकर शवानी। किसी जिल्टेड लवर का मामला लगता है। सर, कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए सभी लड़कियां अपने अपने घर गई हुई थी। आफिया और 4-5 लड़कियां और
अभी परसों ही अपने घर से हॉस्टल लौटी सर। ये रही सर। अच्छा, आफिया के रूम में 2 बेड्स और हैं। उसकी रूममेट्स कौन है? सर मैं और तनु, लेकिन तनु अभी तक घर से वापस नहीं आई है सर। आफिया को इतनी हैवानियत से, इतनी बेरहमी से किसी ने मार दिया और आपको कुछ पता ही नहीं चला? एक्चुअली कल रात को मैं अपने कमरे में नहीं थी। हम सब लोग कल गीतिका के रूम में थे, क्योंकि इसकी दोनों रूममेट नहीं आई थी तो हम लोग इसी के रूम में सो गए थे सर। हाँ सर, ये सब मेरे ही रूम में थे। लेकिन आफिया तो आपके रूम में नहीं थी। क्यों? कोई अनबन थी उसके साथ? नहीं नहीं सर, वो तो हम सबकी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने कल उसे बोला भी था कि तू भी हमारे साथ चल, लेकिन उसने कहा कि उसे पढ़ाई करनी है। तू अभी तक पढ़ रही है? चलना गीतिका के रूम में। अरे मोहतरमा जी, ऑलरेडी घर पे कितना टाइम वेस्ट हो गया। अगर अभी पढ़ाई नहीं की ना तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। तू जा, चलना प्लीज। जा मेरी माँ। अच्छा ठीक है, बाय। आफिया की लाश को सबसे पहले किसने देखा था? सर मैंने ही देखा था। सुबह मैं अपने कमरे में आ रही थी तो मैंने। आफिया का किसी के साथ कोई अफेयर था? कोई ब्रेकअप हुआ था उसका? नहीं सर, जहाँ तक मैं आफिया को जानती हूँ ऐसा कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई ऐसा हो जो उसे पसंद करता हो, कोई जिल्टेड लवर टाइप। नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन सर इस हॉस्टल के बाहर के लड़कों से आफिया की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और कल भी कुछ हुआ था। हाँ सर, कल दोपहर को हम सब बाहर नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तभी आफिया की वहाँ कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी। अब ये क्या आजादी आजादी का नारा लगा रखा है? और कितनी आजादी चाहिए तुम्हें? आजाद तो मैं हूँ, लेकिन अब मुझे पूरी औरत जाति की आजादी चाहिए। हमें इज्जत चाहिए, बराबरी का हक चाहिए और हमें हमारे तरीके से जीने का अधिकार चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आई। चलो गर्ल्स। रुकना, कहाँ जा रही है? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। आइंदा किसी भी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। मुझे थप्पड़ मारा तूने? तेरी तो भाई छोड़ मुझे। छोड़ूंगा नहीं तुझे, सबके सामने नंगा करके रखूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। गलती मेरी ही है सर। इन लोगों ने तो कहा था कि पुलिस में कंप्लेन करते हैं, लेकिन मुझे लगा बाहर के लड़कों से कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई और पुलिस इन्वॉल्व हुई तो लड़कियों पर खतरा बढ़ जाएगा सर। लेकिन सर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे चुप रहने से ये सब हो जाएगा। आपके हॉस्टल में और कौन कौन मेल है? बस एक गार्ड मेल है और यहाँ तो कुक भी फीमेल है। आफिया का रूम यहाँ 3rd फ्लोर पे है और इस 3rd फ्लोर पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ये सीढ़ियों से। एक काम करो, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अपनी कस्टडी में लो और वो लड़के जिनके साथ आफिया का झगड़ा हुआ था। ओके सर। विनय, ये देखो, यहाँ पे खून के धब्बे हैं। हमें ऊपर कॉरिडोर में कहीं भी किलर्स के फुटप्रिंट नहीं मिले, ना ही सीढ़ियों पे, लेकिन यहाँ पे एक काम करो, यहाँ के प्रिंट लो और लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। मना किया था ना मैंने कि आफिया को हॉस्टल मत भेजना, तूने उसे फिर से हॉस्टल भेज दिया। मर गई वो, अब चैन मिल गया तुझको। कुछ नहीं किया सर मैंने। तुम दोनों का झगड़ा हुआ था ना आफिया के साथ, उसे नंगा करके घुमाने की धमकी दी थी ना तुमने? नंगा करके मैंने बस गुस्से में बोल दिया था सर, बस गुस्से में बोल दिया था। वो फालतू की नारेबाजी कर रही थी बहुत। बड़े समाज सुधारक बनते हो ना तुम दोनों, हाँ? विनय, इन दोनों समाज सुधारकों की अच्छी तरह से खाल खींचो, तोड़ो इन दोनों को। कुछ नहीं किया सर हमने। सर हमने गार्ड और उन लड़कों की हैंडराइटिंग को नोट पर लिखी हैंडराइटिंग से मैच किया है। सर मैच नहीं हो रही है और आफिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है सर। सर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हुई थी। और रेप? सर रेप तो कंफर्म नहीं हुआ, बॉडी पर कोई डीएनए तो नहीं मिला, लेकिन सर नोचने के निशान है। आफिया की मौत का सच उजागर करो, उजागर करो, उजागर करो। आफिया के कातिलों को सजा दिलाओ, सजा दिलाओ, सजा दिलाओ।
पुलिस प्रशासन की मर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन, हाय हाय, पुलिस प्रशासन, हाय हाय। आफिया का केस वक्त वक्त पर चर्चा में आता रहा, लेकिन सिर्फ अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए एक चुनावी मुद्दा बनकर। सही मायनों में केस में कोई खास प्रोग्रेस हुआ ही नहीं। नेता आफिया को न्याय दिलाने के बड़े बड़े दावे करते, आश्वासन देते, अफसोस जताते, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत यही रही कि आफिया का केस कोर्ट केसेस की ढेर में पड़ा धूल खा रहा था। पर ढेरों नाकामियों के बाद भी आफिया की मां मायूस नहीं हुई, डटी रही और आखिरकार उसका सब्र रंग लाया। हमारी पार्टी माइनॉरिटीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, यही एजेंडा है हमारा, इसलिए हमारी इस बच्ची को न्याय मिलना ही चाहिए। सर, आफिया के केस की चार्जशीट दायर हो चुकी है। वो सब मुझे कुछ नहीं मालूम, कैसे भी हो इस केस को रीओपन करवाइए। मैं तो कहता हूं कि इस केस को आप क्राइम ब्रांच को सौंप दीजिए। सर, इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है नहीं। आपको भी पता है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। लोगों को बहकाने के लिए किया जा रहा है। जानता हूँ जिंदल, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स है, इन्वेस्टिगेशन तो करनी पड़ेगी। चैंसो सर, ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन फिर से क्राइम ब्रांच करेगा। एनीवेज, हमने इस केस में संतोष को अरेस्ट किया, ये बात तो आपको पता ही होगी। लेकिन किस बिना पे अरेस्ट किया था? ना तो संतोष की मां मानने को तैयार है, ना ही आफिया की मां मानने को तैयार है। मीडिया 50 सवाल ऊपर से खड़े कर रहा है कि जो आदमी ठीक से चल फिर नहीं सकता वो गर्ल्स हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर बालकनी से कैसे जा सकता है? आशुतोष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमसे, तुम्हारी टीम से कहीं कोई गलती हुई है? मैंने सुना है कि उस दरमियान तुम किसी ट्रेजेडी से भी गुजर रहे थे। जी हाँ सर, लेकिन मेरी पर्सनल ट्रेजेडी का मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ क्या लेना देना? फॉर मी ड्यूटी इज फर्स्ट, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने ना तो इस केस में कोई कोताही बरती है और ना ही इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की है। मेरे खबरों ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी संतोष के बारे में कि वो एक हिस्ट्री शीटर भी है। और सर, आफिया की मौत के बाद भी ये संतोष हॉस्टल के बाहर एक चाय की दुकान पर बैठकर चाय पी रहा था, उसकी मौत की न्यूज़ देख रहा था। और जब पुलिस वहाँ से चली गई तो ये भी वहाँ से चला गया। आफिया को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। आफिया की माँ मीडिया में बार बार कह रही है कि उसके साथ रेप हुआ, लेकिन आपकी रिपोर्ट में रेप का कोई जिक्र ही नहीं है। आपकी रिपोर्ट कहती है कि आफिया के साथ रेप हुआ ही नहीं है। सर, आफिया की माँ लोगों की कई सुनी बातों में आ रही है। आफिया की बॉडी पर कपड़े नहीं थे, किसी को भी ऐसा लगेगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप नहीं आया था। किलर ने आफिया को प्रेशर से मारा था सर। आई एम श्योर वो चोरी के लिए वहाँ आया होगा, आफिया के साथ झड़प हुई और उसने आफिया की जान ले ली। अगर हम तुम्हारी थ्योरी माने तो फिर वो आफिया को घसीट कर आफिया के रूम से वॉशरूम तक लेकर क्यों गया? वहाँ उसने आफिया के कपड़े निकाले, उन्हीं कपड़ों से उसके हाथ पैर बांधे, एक नोट भी छोड़ा। अगर कोई सिर्फ चोरी के मकसद से वहाँ गया था तो उसने इतनी हैवानियत क्यों दिखाई? प्लीज एक्सप्लेन मी। संतोष ने खुद कबूल किया कि मर्डर उसी ने किया। ये देखिए, ये उसकी स्टेटमेंट है। आशुतोष, सस्पेक्ट से स्टेटमेंट कैसे ली जाती है कि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को इतना मारोगे, कुटोगे तो हाँ बोलेगा ही ना। सर, आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आफिया को चोरी के सिलबट्टे से मारा गया था। एक औरत ने संतोष को वो सिलबट्टा चोरी करते हुए देखा भी था। सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस संतोष की तरफ ही इशारा कर रहे थे सर, बिलीव मी। लेकिन आफिया की बॉडी के पास एक नोट मिला है, उसकी बॉडी पे लिखा हुआ भी मिला है, दिलकश जवानी। ये तो किसी जिल्टेड लवर की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे ही लग रहा था। हालांकि संतोष का कोई पास नहीं मिला हमें, लेकिन सर हो सकता है एक तरफा प्यार हो। एनीवे, थैंक यू सो मच। जैन सर। जैन। अभिषेक, संतोष को गर्ल्स हॉस्टल लेकर आओ। सर। सर, उस घटना के बाद तो पुरानी वार्डन को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और पिछले 2 सालों से मैं ही यही की वार्डन हूँ सर। अच्छा, ये बात बताइए। सर, ये संतोष है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। तू स्टेटमेंट दे चुका है अपना पहले ही। साहब, उन लोगों ने बहुत मारा था साहब। सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, रोना बंद करो। इधर आजा। चल, दीवार पे चढ़ जा। चल चल।
संतोष, इस बोरी को घसीटते हुए वॉशरूम तक लेकर जाए। सर, आपने जो पता करने के लिए बोला था, जो आफिया की बॉडी के ऊपर दिलकश जवानी लिखा हुआ था, वो एक सॉफ्ट पोर्न वेब सीरीज है। और सर, ये संतोष को लेके आपको क्या लगता है? देखते हैं। अच्छा, संतोष के अलावा इस केस में और किस किस पे शक था? सर, एक कार्तिक और सुनील। सर, ये दोनों अक्सर हॉस्टल के बाहर नेतागिरी झाड़ा करते थे और आफिया के साथ इनका झगड़ा भी हुआ था। और ये हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड। इन सबको बुलाओ। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं हो सकता। जिस किसी ने भी ये किया है वो आफिया पे नज़र रखता होगा, उसको फॉलो करता होगा, उसने पूरी रेकी की होगी, तभी उसको पता चला होगा कि सारी लड़कियां एक ही कमरे में। इस केस से जितने लोग भी जुड़े सबको बुलाओ। सर 2 साल पुरानी बात के लिए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। 2 साल पहले तुम्हारी रूममेट की जान गई। हमें पता चला है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। हम श्योर तुम भी यही चाहती होगी कि तुम्हारी दोस्त को इंसाफ मिले। हम बस तुमसे ये जानना चाहते हैं कि उस दिन किस किस वक्त पर क्या क्या हुआ था। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकती, लेकिन उस दिन क्या क्या हुआ मैं वो बता सकती हूँ। एक दिन पहले ही आफिया नागपुर से पुणे आई थी। सर, हम लोग अगले दिन कॉलेज गए। हॉस्टल के बाहर हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किया। वहाँ हमारा 2 लड़कों से झगड़ा हो गया था, जो हम पहले ही बता चुके हैं। सर, हम उसी रात गीतिका के रूम में चले गए थे पार्टी करने के लिए। हमारी आँख लग गई और हम वहीं सो गए। सुबह जब हमारी आँख खुली, हम वॉशरूम की तरफ गए तो हमने देखा कि आफिया की लाश वहाँ थी। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं जानते सर। सर, क्या बताऊं क्या हुआ था। 2 साल बीत चुके हैं इस बात को, और सच कहूं तो मुझे भी कुछ अच्छे से याद नहीं। तुम लोगों ने किसी तरह की कोई आवाज़ सुनी थी उस दिन? नहीं सर, एक्चुअली उस दिन हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन था तो बहुत शोर था, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दिया। सर, वार्डन किरण शर्मा यहाँ से जॉब छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। मैंने उसे बुला लिया है। और वो दोनों लड़के अंकित और सुनील, उनका क्या हुआ? सर, वो दोनों भी पुणे छोड़कर जा चुके हैं। मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म किया है। तुम्हारी वजह से मैं पंगे में फंसी हूँ। अब क्या चाहिए? क्यों फोन किया है? अभिषेक, इंस्पेक्टर आशुतोष को बुलाओ। सर। क्राइम स्पॉट या हॉस्टल के कॉरिडोर में कहीं पर भी फुटप्रिंट नहीं मिले। राइट सर। लेकिन स्टेयर्स के पास मिले। इतना तो साफ है कि किलर के जूतों पर आफिया का खून लगा हुआ था। उस हिसाब से तो कॉरिडोर में भी मिलने चाहिए थे। जी हाँ सर, हमको भी ऐसे लगा था। फिर हमने सोचा कि शायद किलर ने वहां से निकलने से पहले पहुंचते होंगे। अपने शूज पर ये ब्लेड लगाओ। अभिषेक सर, साफ करो ये फुटप्रिंट। किलर ने अगर खुद अपने फुटप्रिंट साफ किए होते तो हल्के से रह जाते। जैसे कि देखो ये रह गए। किलर के पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि वो अच्छे से साफ कर सके। इसका मतलब यह है कि किलर के जाने के बाद किसी और ने उसके फुटप्रिंट साफ किए हैं। आई एम श्योर इस केस में कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व हैं, शायद एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अभिषेक, अपनी टीम के कुछ लोगों को बोलो कि हॉस्टल के बाहर अंडर कवर होकर रहें। हॉस्टल में क्या क्या होता है पूरी जानकारी इकट्ठा करें, और इस केस से जुड़े सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशंस और बाकी की डिटेल्स चाहिए मुझे। राइट सर। सर, लोगों की बातों से मैं इतना परेशान हो गई थी कि मुझे पुणे छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा। और उस दिन जो कुछ भी हुआ था मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ।
इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। सर उस वक्त अक्ल नहीं थी, इसलिए नेता वेता के चक्कर में लगे रहते थे। लेकिन अब बात समझ में आ गई कि जब घर में पैसे और नौकरी की बात होती है, कोई नेता हाथ थामने नहीं आता। सर पहले ही हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है, बीवी बच्चे वाले हैं सर हम। सर बहुत मुश्किल से हमने फिर से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की, अब हमें बख्श दीजिए सर। हमें पुलिस वालों ने बहुत मारा साहब, हम तो बोल बोल कर थक गए थे कि हमने कुछ नहीं किया। वो तो माता रानी का शुक्र है कि आप लोगों ने उस राक्षस को पकड़ लिया, वरना तो हमें सूली पर चढ़ा देते। गरीब की सुनता ही कौन है। सर कोई छोटा सा भी ऐसा क्लू नहीं मिल रहा है जिससे हम ये जान पाए कि इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, पर हम कोशिश कर रहे हैं सर। आई विल कीप यू अपडेट सर। अभिषेक सर कॉल रिकॉर्ड्स की क्या अपडेट है? सर ये उन सबके ही मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं सर, बाकी सब तो क्लीन है। एक बस गीतिका के मोबाइल पे नागपुर से कॉल आ रहे थे, वो भी आफिया के घर के पास के पीसीओ से। इससे क्या साबित होता है? हो सकता है उसकी कोई जान पहचान वाला हो सकता है सर, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि गीतिका को 2 साल पहले तक ये कॉल्स आ रहे थे और आफिया के मर्डर के बाद से गीतिका को ये फ़ोन कॉल आना बंद हो गए। और अब जब ये केस दोबारा से रीओपन हुआ है तो गीतिका को उसी पीसीओ से दोबारा फ़ोन आ रहे हैं। बुलाओ गीतिका को। सर सर कुछ तो गड़बड़ लग रही है सर। गीतिका को बुलाने के लिए एक टीम उसके रेंटेड घर पे भेजी थी, तो नेबर से पता चला कि वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। तो आपका शक सही था कि हो ना हो इस केस में 2 लोग शामिल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये दूसरी शख्स गीतिका ही हो सकती है। ये भी तो हो सकता है ये केस रेप केस हो ही नहीं, इसमें दुश्मनी का एंगल हो, किसने दुश्मनी निकाली हो आफिया के साथ। पुलिस को गुमराह करने के लिए क्राइम सीन को इस तरह से सजाया गया कि जिल्टेड लवर और रेप एंड मर्डर का केस लगे। अभिषेक पता करो कि गीतिका इस वक्त कहाँ पर है और नागपुर से गीतिका को फोन कौन कर रहा था। आफिया की माँ से भी पूछताछ करो, शायद वहां से कुछ पता चले। सर गीतिका? नहीं, मैंने गीतिका को कभी फोन नहीं किया, मैं तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं हूँ। देखिए कॉल्स तो आपके एरिया से आते थे, उसका कोई दोस्त या कोई जानने वाला? मैं किसी को नहीं जानती। ठीक है। जी भाईजान, सबसे ज्यादा नंबर लाई है आपकी आफिया। अखबार के दूसरे पन्ने पर उसका फोटो भी छपा है। हाँ, आगे जैसा आफिया चाहे। खुदा हाफिज। ये क्या अम्मी, आप अभी तक फोन पर लगे हो? अरे तूने खबर ही इतनी अच्छी दी है कि रिश्तेदारों तो क्या पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि आफिया मेरी बेटी लाखों में और मेरी अम्मी करोड़ों में। देखना अम्मी, ये तो शुरुआत है, धीरे धीरे मैं इतना नाम कमाऊंगी ना कि आपको वर्ल्ड फेमस कर दूंगी। लेटर में लिखा है कि बेटे सिद्धार्थ ने मेरी बच्ची को मारा है। अब समझ आया, अपने संतोष जैसे आदमी को केस में फंसाया ताकि केस को रफा दफा कर सके। सर मैंने कहा ना आपसे, मैं किसी आफिया को नहीं जानता, बस न्यूज में देखा था 1-2 बार। हमने तुम्हारी 2 साल पहले की मोबाइल डिटेल्स निकलवाई थी। आफिया की फ्रेंड शगुन, जानते हो ना, बहुत बातचीत होती थी, दोनों में टच में थे, मिलना जुलना भी था। हाँ सर, मेरा सिद्धार्थ के साथ अफेयर चल रहा था। सर मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। असल में उस रात हम सारी लड़कियां गीतिका के रूम में छुपके से पार्टी कर रहे थे, जिसमें मैंने सिद्धार्थ को भी बुलाया था। हाँ सर, मैं वहाँ पर गया था, लेकिन 1 घंटे में वापस आ गया। उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। सर सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। हम लोग तो बीच पार्टी से ही निकल गए थे और निकलकर हम लोग दूसरे कमरे में चले गए थे। बस सिद्धार्थ, अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे तंग आ गई तू?
हाँ? मर जाके तो। सर जानवर था वो जानवर, उसे तो प्यार का मतलब ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। सर सिद्धार्थ वहां से गुस्से में निकला था और मैं रोते रोते उसी कमरे में सो गई। सर मैंने अगले दिन देखा तो आफिया की मौत हो चुकी थी। सर मैं दावे से कह रही हूँ, आफिया को सिद्धार्थ नहीं मारा है। वजह? सिद्धार्थ आफिया को क्यों मारेगा? लड़कियों के शरीर के साथ खिलवाड़ करना शौक है उसका। हाँ लेकिन आफिया के साथ तो रेप हुआ ही नहीं। सर आफिया के साथ रेप हुआ था, उसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उसका रेप हुआ था, लेकिन सर पुलिस वालों ने ये बात दबा दी थी। उस वक्त सब लोग यही बात कर रहे थे। बहुत प्रेशर बढ़ रहा है जिंदल, जो करना है जल्दी करो। सर अपने खबरियों को बोलो कि वो सिद्धार्थ पे नजर रखें और साथ ही शगुन पे भी। सर सर ये सिद्धार्थ तो बार बार यही कह रहा है कि वो उस रात वहां था ही नहीं। नेता का बेटा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। नजर रखो इस पर। इस केस में बार बार यही बात उठ रही है कि रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था, रेप हुआ था, रेप नहीं हुआ था। एक काम करो, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था उससे मिलो। सर 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 आफिया की बॉडी के ऊपर ब्रुटैलिटी के निशान थे, खरोंच, बाइट मार्क्स, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसका रेप नहीं हुआ था। अभिषेक, आफिया के स्केलेटन की दोबारा से जांच करवाओ, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। कोर्ट उसके घर वालों से परमिशन लो। यस सर। सर सर आफिया के स्केलेटन की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर उसका हाथ तोड़ा गया था और पैर भी, और उसके सर पर बार बार मार कर उसकी जान ले ली गई थी। सर एक और बात पता चली है, आफिया के मर्डर के करीब 8 महीने पहले उसने एक वीडियो पोस्ट किया था जो काफ़ी वायरल हुआ था। ये देखिए सर। सर ये वीडियो आफिया के हॉस्टल का ही है। इसमें वॉशरूम में एक आदमी एक लड़की का वीडियो बना रहा है। सर एक और बात, हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड जिसने हमसे ये बताया था कि इस कांड के 6 महीने के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी थी और वो अपने गांव चला गया था। सर पता चला है कि वो पुणे में ही और बिजनेस कर रहा है। खबरियों ने बताया कि आफिया के मर्डर के बाद उसके पास काफ़ी पैसे आना लगा था। बुलाओ। सर बताते हैं साहब, हमें ये पैसे उस हॉस्टल की वार्डन किरण मैडम ने दिए थे। किरण मैडम शादीशुदा थी, लेकिन यहाँ अपने पति से अलग रहती थी और उनका अफेयर भी चल रहा था अनिल राठी के साथ में। वो हमेशा यहाँ आया जाया करता था और उसका आफिया के साथ में पंगा भी हुआ था। उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? हर जगह मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तुम्हें ताकाझाकी करने की जरूरत क्या थी? और वीडियो बनाया क्यों? तुम्हारे चक्कर में मेरी भी जॉब जाएगी। आफिया प्लीज, अनिल से गलती हो गई और वो वीडियो सोशल मीडिया से हटा दो। और अगर कॉलेज कमेटी पूछे तो बोलना कि वीडियो बिल्कुल नकली था। सॉरी मैम, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। आफिया बहुत तमाशा हुआ था साहब हॉस्टल कमेटी में। अनिल का आना जाना भी बंद करवा दिया था। कमेटी ने वार्डन मैडम को एक मौका दिया था, लेकिन उसके बाद भी अनिल अक्सर छुप छुप कर वहाँ आया करता था। उस रात भी आया था? पता नहीं साहब, हम सो गए थे। जब सुबह उठे तो देखा कि किरण मैडम वहाँ जूते के निशान साफ कर रही थी। और अब तो वार्डन मैडम ने अपने पति को छोड़कर अनिल से शादी भी कर ली है। हाँ, मैं किरण से मिलने जाता था, लेकिन उस रात नहीं गया था। तो फिर गार्ड को इतने पैसे क्यों दिए थे? सर गार्ड ने मुझे फुटप्रिंट साफ करते हुए देख लिया था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और मुझे लगा कि रात में अनिल आया हो। आफिया को बहुत बेरहमी से मारा गया था और आपके और अनिल के पास तो मोटिव भी था आफिया को तड़पा तड़पा के मारने का। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किरण का तो कहना है कि ये सारा की आधार तेरा ही है। नहीं नहीं, उसे कुछ गलतफहमी हुई थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। अनिल ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने आफिया को मारा था। क्या? सर मुझे उस समय लगा भी था, लेकिन अनिल ने मुझे यकीन दिला दिया कि आफिया के खून से उसका कोई लेना देना नहीं है। या तो इस अनिल ने वाकई में कुछ नहीं किया है, या फिर ये दोनों बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सर नागपुर से शकील का फोन है।
हेलो, ठीक है, मैं चेक करता हूँ। सर, शकील बता रहा है कि जिस पीसीओ से गीतिका को फ़ोन किया जाता था उसके पास एक सीसीटीवी मिला है। उसने उन कॉल के टाइमिंग को सीसीटीवी की फुटेज के टाइमिंग से मैच किया तो उसमें एक औरत दिखाई दी है। सर, शकील ने उसका वीडियो भेजा है, ये देखिए फुटेज। तुरंत नागपुर के लिए निकलो, पता करो ये औरत कौन है और इस औरत की फ़ोटो आफिया की माँ नज़मा को भी दिखाओ। सर। हाँ सर, मैंने फ़ोन किया था गीतिका को और बोला था कि उस आफिया पर नज़र रखे, क्योंकि आफिया का मेरे शौहर के साथ अफेयर चल रहा था। क्या है ये? हाँ, क्यों इसकी फोटो अपने वॉलेट में लिए घूमते फिरते हो? हाँ, मैं प्यार करता हूँ आफिया से और निकाह भी करके रहूंगा। मैं आफिया का पीछा किया करती थी ये जानने के लिए कि वो मेरे शौहर से मिल रही है या नहीं, लेकिन मैं पुणे में उसका पीछा नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं उसके हॉस्टल की एक लड़की गीतिका से मिली। मैंने उसको पैसे का लालच दिया तो वो तैयार हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने गुस्से की वजह से तुमने ही आफिया के साथ ये सब कुछ करवाया? नहीं सर, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी के साथ कुछ करूं। ऐसी लड़कियों को ऊपर वाला खुद ही सजा देता है और उसका तो पूरा खानदान ही ऐसा है। मतलब? सर, उसके अम्मी को उसके अब्बू ने गुस्से में तलाक दे दिया था, फिर वापस आए बीवी के पास रोते हुए। अपने शौहर से वापस निकाह करने के लिए उसको पहले अपने देवर अशफाक से निकाह करना पड़ा, ताकि अशफाक नज़मा को तलाक दे और नज़मा फिर से अपने शौहर के साथ निकाह कर सके। जी, लेकिन उससे पहले ही उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के बाद अशफाक ने नज़मा को तलाक नहीं दिया, उल्टा दोनों माँ बेटी का जीना हराम कर रखा था। अशफाक जानता था कि अगर वो नज़मा को तलाक दे देगा तो इतने बड़े घर की मालकिन वो दोनों माँ बेटी अकेले बन जाएंगी। उन दोनों माँ बेटी की ज़िंदगी खुद तो बर्बाद थी और बेटी मेरे शौहर के साथ चक्कर चला के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। तबस्सुम झूठ बोल रही है सर, ये सब बेकार की बातें। मेरी बेटी इकबाल से प्यार करती ही नहीं थी। तुझे मेरी कसम, पता क्या कुछ चल रहा है तेरा इकबाल के साथ? अम्मी, कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। इकबाल भाईजान को मैं सिर्फ अपना भाई मानती हूँ और कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात आपने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको क्या क्या बताऊं और किस किस के बारे में बताऊं सर? अकेली औरत की तो पूरी दुनिया ही दुश्मन होती है। सर, मैं आफिया से बहुत प्यार करता था और वो भी मुझसे प्यार करती थी। आफिया प्यार नहीं करती थी तेरे से। आफिया की मौत में ऐसे ही किसी इंसान का हाथ है जो एक तरफा प्यार करता था उससे। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आफिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साहब, मैं मानता हूँ कि साहब मैं आफिया को पसंद नहीं करता था साहब, लेकिन साहब मैं इतना बड़ा भी जानवर नहीं हूँ कि अपनी सगे भाई की बेटी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूँ साहब। हेलो मैम, ये आपका ऑर्डर। थैंक यू मैम, आपके लिए कुछ और भी है। जी। नहीं सर, मेरा सिद्धांत के साथ कोई अफेयर नहीं है। वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि मैं शादी के बाद भी उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाऊं। सर, वो आज भी मुझे बहुत मारता है। तो तुम उसकी बात मानती क्यों? क्योंकि सर, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे पति को जान से मार देगा। इसलिए तुमने सिद्धार्थ को फंसाना चाहा झूठ बोलकर, और नज़मा को भी वो लेटर तुमने ही लिखा था ना? हाँ सर, लेकिन सर मैं सिद्धांत को फंसा नहीं रही हूँ। उस जैसा जानवर ही एक लड़की का ऐसा हर्ष कर सकता है। सिद्धांत के अगेंस्ट केस करो, चुप बैठी रहोगे कुछ नहीं होगा, और अगर तुम सही पुलिस तुम्हारा साथ देगी। सर, मैं पहले भी कह चुका आप लोग से, मैं वहाँ गया ज़रूर था, लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल गया और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इससे ज़्यादा सर मुझे कुछ नहीं कहना। अंकित और सुनील का झगड़ा था आफिया के साथ। इन दोनों के पास मोटिव बनता है। हो सकता है इन दोनों के कहने पर ही ये गार्ड ने काम किया हो, क्योंकि गार्ड अच्छी तरह से जानता था कि अनिल का भी झगड़ा था आफिया के साथ। अगर वो ये सब करेगा तो डाउट जो है अनिल पे जाएगा। सर, ये कांड खुद अनिल भी तो कर सकता है, क्योंकि उसके पास सीधा मोटिव था। मोटिव तो तबस्सुम और इकबाल के पास भी था, और मोटिव अशफाक के पास भी था। हो सकता है अशफाक ने इस काम को अंजाम दिया, या फिर सिद्धार्थ, क्योंकि शगुन तो सीधा शक सिद्धार्थ के ऊपर जता रही है। ये भी तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना हो, इस वारदात को किसी और ने अंजाम दिया। अभिषेक, ये देखो, ये कुछ दिन पुराना न्यूज़पेपर है। सूरत में एक लड़की के साथ वारदात कुछ ऐसी हुई थी जैसी इस लड़की के साथ। हाथ पैर तोड़े गए, उसका रेप हुआ, उसकी बॉडी पर डीएनए मिला, लेकिन किसने किया ये अभी तक पता नहीं। सर, आफिया का मर्डर भी इसी तरह से हुआ था, लेकिन आफिया का रेप नहीं हुआ था।
अभिषेक, इस केस में जो डिफरेंसेस हैं तो उस पर क्यों सोच रहे हो? जो चीज़ें कॉमन है उस पर आगे बढ़ते हैं ना। लेकिन सर अगर ये तुक्का फेल हो गया तो इस केस को बंद करने की नौबत आ सकती है। इसलिए तो रिस्क लेना भी बनता है। पिछले 5 साल के जितने भी रेप और मर्डर के केसेस हैं जिसमें इस तरह की समानताएं हैं, सबका डेटा निकालो। सर हमारे केस से सिमिलर 5 केसेस मिले हैं, भोपाल, गया, सूरत, धर्मशाला और औरंगाबाद में। सर सारे विक्टिम्स को तड़पा कर मारा गया था। इन 5 केसेस में सर 3 विक्टिम्स को मारने के बाद उनके साथ रेप किया गया था। डीएनए के ट्रेसेस तो मिले लेकिन पुलिस किलर को नहीं पकड़ पाई। इन विक्टिम्स की बॉडी पे जो डीएनए मिला है मैच करो, देखो किलर सेम है क्या। सर बाय मम्मा। सर डीएनए रिपोर्ट आने में तो अभी टाइम लगेगा और सर फिलहाल इन 5 लड़कियों में अभी तक कोई लिंक नहीं मिला है। अभिषेक, लिंक है? याद है हॉस्टल की वो लड़की, क्या नाम था उसका? गीतिका। गीतिका ने कहा था कि उस रात हॉस्टल के आसपास कोई फंक्शन चल रहा था। ये देखो, इन सारे केसेस में भी आसपास कोई ना कोई फंक्शन चल रहा था। अभिषेक, पता करो इन सारे फंक्शंस में कोई आदमी कॉमन है क्या। तो जो डिटेल्स निकालने के लिए बोली थी अब तक मिली क्यों नहीं है मुझे? सर आपका शक सही निकला। एक आदमी का पता चला है जो हर लोकेशन पे मौजूद था। ये सर ये अलग अलग शहरों में अलग अलग कैटरिंग के लिए काम करता है। मैंने मोबाइल ऑपरेटर से इसकी डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये मुंबई में है अभी। तुरंत मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो, इस आदमी को ट्रेस करो। इससे पहले कि किसी और लड़की को अपना शिकार बनाए, हमें इसे रोकना होगा। क्विक, फास्ट। सर मैडम आपका ऑर्डर। थैंक यू। 1 मिनट मैम। रघु चल। देख, शुरू से अब सच सच बताना शुरू कर। हमें दूसरे केसेस में भी डीएनए सैंपल मिले हैं। इसे छुपाने से कोई फायदा नहीं है। छुपाना? छुपाना कौन चाहता है सर? पहले पकड़ लेते, पहले बता देता। हाँ, मैंने उन सारी लड़कियों का खून करके उनके साथ बलात्कार किया। हेलो मैम, आपके लिए ऑर्डर। थैंक यू। वो क्या है ना कि खून देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। उसी से मैं वो क्या कहते हैं, एक्साइटेड होता हूं। आफिया को क्यों मारा? उसके ऊपर तो मेरी बहुत पहले से नजर थी, पसंद आ गई थी वो मुझे, तो सोचा मिल के आता हूं। तो कुछ लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप करता था, कुछ लड़कियों की डेड बॉडी के साथ रेप नहीं करता था। वो एक मेरी कमजोरी है। कभी कभी खून देख के भी गरम नहीं होता मैं। लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए थी, इसलिए उससे वादा करके आया, फिर मिलेंगे अगले जन्म। अब अगले जन्म में मैं फिर उससे मिलूंगा सर। ये तेरा आखिरी जन्म है। इस वक्त रघु न्याय की हिरासत में है। पुलिस जल्द ही उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल करेगी। रघु ने अपने स्टेटमेंट में यह कबूल किया कि पिछले 3 सालों में उसने कई लड़कियों को मॉलेस्ट किया था, उनके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन कभी किसी लड़की ने रघु के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की और शायद इसी वजह से रघु की हिम्मत और बढ़ी। रघु का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना भी एक अहम वजह था,
कि इतने सालों में रघु कभी पुलिस की रडार में नहीं आया। हमारा डर ही रघु जैसे विकृत लोगों का हथियार होता है। आफिया एक निडर लड़की थी। वो इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि लड़कियों की खामोशी ऐसे मनचलों का हौसला बढ़ाती है। आफिया अब वापस लौटकर नहीं आएगी, लेकिन आफिया के भीतर अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का जो जज्बा था, उससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। औरतों के लिए सुरक्षित समाज बनाने के लिए जरूरत है इस सितम के खिलाफ आवाज उठाने की। जब तक हम चुप रहेंगे, सितम का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये चीखें खामोश नहीं होंगी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड के एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड। जय हिंद।